स्टूडेंट्स। बच्चों ये डे 4 के असाइनमेंट का वीडियो लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ए डिनोट द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है, एंड बी डिनोट द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन। देन बोल रहा है ए बी क्यूब के इक्वल है। ऑप्शन में क्या है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यूब, 3 इज इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू ए क्यूब। क्वेश्चन में क्या है कि ये हमारे पास एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन के सभी कोफिशिएंट्स के सम को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ए से, और इस एक्सपेंशन के सभी कोफिशिएंट के सम को किससे डिनोट कर रहे हैं, बी से। तो ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, देखो सिंपल सी बात है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 1 + x पे पावर n है, ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, एन सी 0 x पे पावर 0, एन सी 1 x पे पावर 1 प्लस एंड सो ऑन, एन सी एन एक्स पे पावर n। अगर मुझे इस एक्सपेंशन में x के सभी कोफिशिएंट का सम चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारी एक आइडेंटिटी है, ठीक है, ये क्या हमारी आइडेंटिटी है। तो इसमें x की जगह 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करोगे तो ये सभी x क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 पुट करोगे तो 2 पे पावर n, और यहाँ हमें क्या मिलेगा, सभी कोफिशिएंट का सम मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर हमें किसी भी एक्सपेंशन में सभी कोफिशिएंट का सम चाहिए तो उस एक्सपेंशन में हम x इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, ठीक है, यही बात मैंने यहाँ पे समझाया है। अब a क्या है, a हमारे पास इस एक्सपेंशन में सभी कोफिशिएंट का सम है, तो इसमें x की जगह 1 पुट कर दो तो a का वैल्यू आ जाएगा, क्या आएगा, 8 पे पावर n। b क्या है हमारे पास, इस एक्सपेंशन में सभी कोफिशिएंट का सम, ठीक है, तो फिर क्या करो, यहाँ x इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दो तो b का वैल्यू मिल जाएगा। b का वैल्यू हमें क्या मिला, 2 पे पावर n। अब b का क्यूब करेंगे तो 2 पे पावर n का क्यूब तो 8 पे पावर n। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से क्या हो गया, a इज इक्वल्स टू बी क्यूब, मीन्स a इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 2012 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इस एक्सपेंशन में x पे पावर 2012 का कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास एक्सपेंशन गिवन है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, 1 - x पे पावर 2008 है तो इसको हमने लिखा 1 - x, फिर 1 - x पे पावर 2007 लिख दिया, लिख सकते हैं 2007 1, और यहाँ पे 2007 मिलके क्या हो जाएगा 2008 इंटू 1 + x स्क्वायर पे पावर 2007, ठीक है। अब ये देखो इसमें पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बेस को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - x 1 + x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 - x क्यूब पे पावर 2007। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 1 - x क्यूब को एक्सपेंड किया, ठीक है, तो ये मिल गया। कहने का मतलब है कि हमें तो चाहिए x पे पावर 2012 का कोफिशिएंट चाहिए, तो इस एक्सपेंशन का हमने जनरल टर्म निकाला, इस पूरे एक्सपेंशन का क्या निकाला हमने, जनरल टर्म। तो इस एक्सपेंशन का जनरल टर्म 1 - x रहने दिया, इसका जनरल टर्म निकाला, तो जनरल टर्म क्या होता है, r+1 टर्म, तो ये r+1 टर्म हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, फिर x को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, तो ये मिल गया, ठीक है। हमें क्या चाहिए, x पे पावर 2012 का कोफिशिएंट, तो x पे पावर 2012 का कोफिशिएंट कहाँ से मिलेगा, एक इस टर्म से और एक इस टर्म से, ठीक है। तो इसमें अगर x पे पावर 2012 होगा तो ये 3r के वैल्यू को हमने क्या कर दिया, 2012 के इक्वल कर दिया, होना चाहिए ना। तो यहाँ से r हमें इंटीजर नहीं मिला, r क्या होगा, इंटीजर। यहाँ पे हमने 3r+1 को 2012 के इक्वल किया, अगेन r का वैल्यू हमें क्या मिला, नॉन इंटीजर। इसका मतलब है कि इस एक्सपेंशन में x पे पावर 2012 का कोई टर्म प्रेजेंट ही नहीं है। तो अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0 × x पे पावर 2012। अब ये इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट 0, तो आंसर इज 0। क्वेश्चन नंबर आ जाओ नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 376, देन द कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 4। बेटा ये सब जो क्वेश्चन है ना 2000, जैसे ये 2023 का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है 2024 का, ये सब देख लो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, ठीक है, ये क्वेश्चन भी देख लो 2024 का, बिल्कुल बेसिक इजी क्वेश्चन था। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है बच्चे, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है 2023 का,
इसमें हमारे पास एक्सपेंशन गिवन है, क्या बोल रहा है, इस एक्सपेंशन में पहले 3 टर्म्स के कॉफिशेंट का सम क्या गिवन है 376, तो x पे पावर 4 का हमें कॉफिशेंट चाहिए। हमने क्या किया, इसका जनरल टर्म लिखा r प्लस 1 टर्म, ये आ गया इसका r प्लस 1 टर्म। ठीक है, हमें पहले 3 टर्म्स के कॉफिशेंट का सम लिखना है, तो पहला टर्म क्या मिलेगा जब r का वैल्यू 0 पुट करेंगे, दूसरा कब मिलेगा r इज इक्वल्स टू 1, और तीसरे में r इज इक्वल्स टू 2। तो r इज इक्वल्स टू, इस पे नहीं पुट करेंगे, हमें तो बस इससे मतलब है ना कॉफिशेंट से। तो r की जगह अगर 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -3 पे पावर 0 1 NC 0, तो ये पहला आ गया कॉफिशेंट। फिर r इज इक्वल्स टू 1 पुट करो यहाँ से, ये दूसरा कॉफिशेंट आ गया। फिर r इज इक्वल्स टू 2 पुट करो तो ये तीसरा कॉफिशेंट आ गया। इन तीनों कॉफिशेंट्स को ऐड कर दिया हमने, किसके इक्वल कर दिया 376 के। अब बच्चे ये तो क्वाड्रेटिक आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू क्या मिलेगा 2, यहाँ से n का वैल्यू क्या मिलेगा नॉन इंटीजर जो पॉसिबल ही नहीं है, तो n इज इक्वल्स टू 10 मिला, सॉरी 2 नहीं 10 मिला। अब हमें n का वैल्यू मिल गया, अब हमें तो x पे पावर 4 का कॉफिशेंट चाहिए, तो x पे पावर 4 का कॉफिशेंट के लिए फिर हम जनरल टर्म में आएंगे। अगर ये हमारे पास x पे पावर 4, इसको x पे पावर 4 होना है तो n-3 पे पावर 3r को 4 के इक्वल किया हमने, देख लो n-3r को 4 के इक्वल किया तो r का वैल्यू 2 मिल गया। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे हमने r का वैल्यू 2 पुट कर दिया और n का वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया 10 पुट कर दिया, तो ये क्या मिल जाएगा, x पे पावर 4 का कोफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पे r की जगह 2 पुट करेंगे, n की जगह 10, तो देख लो 10 - 3 × 2 क्या हो जाएगा 4 नहीं हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x पे पावर 4, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये x पे पावर 4 का कोफिशिएंट हो जाएगा। यही काम हमने किया है, r की जगह 2 पुट किया देखो, और n की जगह 10 पुट किया, कैलकुलेट कर लिया तो 405 कोफिशिएंट आ गया x पे पावर 4 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 15 इन दिस एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू द कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर -15 इन दिस एक्सपेंशन where a and b are positive real number, then for each ordered pair ab। देखो ये भी बेटा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कहीं कोई नहीं, बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करना है और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इस एक्सपेंशन में x पे पावर 15 का कोफिशिएंट और इस एक्सपेंशन में x पे पावर -15 का कोफिशिएंट इक्वल है, तो बोल रहा है a और b के बीच में क्या रिलेशन है, ये क्या रिलेशन है पूछ रहा है। तो ये हमने क्या किया, हमारी एक्सपेंशन है, इसका जनरल टर्म लिखा, जनरल टर्म को सॉल्व किया तो हमें ये आ गया जनरल टर्म। ठीक है, अब इसमें बच्चे x पे पावर 15 का कोफिशिएंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, r का वैल्यू निकालना होगा, ये है ना x पे पावर, इसको हमने 15 के इक्वल कर दिया, देखो यहाँ पे कर दिया 15 के इक्वल, यहाँ से हमने कैलकुलेट किया तो r इज इक्वल्स टू 9 आ गया। अब अगर मैंने r का वैल्यू 9 रखा तो ये क्या हो जाएगा, x पे पावर 15 का कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया x पे पावर 15 का कोफिशिएंट। सेम काम क्या किया हमने, जो सेकेंड एक्सपेंशन है उसका जनरल टर्म लिखा, तो ये आ गया जनरल टर्म। ठीक है, अब हमें इसमें क्या चाहिए, x पे पावर -15 का कोफिशिएंट चाहिए, तो x पे पावर -15 कब बनेगा, जब ये पावर -15 के इक्वल हो, तो इसको हमने -15 के इक्वल किया, यहाँ से r का वैल्यू निकाला तो 6 आ गया। अब अगर मैं r का वैल्यू 6 यहाँ डाल दूँ तो ये क्या बन जाएगा, x पे पावर -15 का कोफिशिएंट, तो ये निकाल लिया हमने। तो x पे पावर -15 का कोफिशिएंट निकाल लिया, x पे पावर 15 का कोफिशिएंट निकाल लिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल है तो इसको इक्वल कर दिया। अब 15c 9 और 15c 6 ये इक्वल है, कौन से फॉर्मूले से, NCR इज इक्वल्स टू NCN - R से, तो ये कैंसिल हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, डिवाइड में ले आओ, कैलकुलेट करोगे तो AB³ का वैल्यू होगा 1, तो AB इज इक्वल्स टू 1 मीन्स B इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या गिवन है, इफ़ P अल्फा बीटा बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला, ये जो अल्फा बीटा है ये P पॉइंट, ये इस पैराबोला पे लाई कर रहा है, एंड P ऑल्सो लाइज ऑन द कॉर्ड ऑफ दिस पैराबोला हुज मिड पॉइंट इज दिस, देन अल्फा -28 बीटा -8 का वैल्यू पूछ रहा है। बच्चे ये बताओ, अल्फा -28 एंड बीटा -8 का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये कैसे निकालोगे, इसके लिए हमें अल्फ़ा बीटा निकालना होगा। तो अल्फ़ा बीटा कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, तो हमें अल्फ़ा बीटा में 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो पहला इक्वेशन तो बिल्कुल सामने दिख रहा है कि अल्फ़ा बीटा अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस पैराबोला को, तो अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो ये आ गया पहला इक्वेशन।
ये तो आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें अल्फ़ा बीटा में सेकेंड इक्वेशन बनाना होगा, तभी तो अल्फ़ा बीटा मिलेगा। और एक बार अल्फ़ा बीटा मिल गया तो हमने अल्फ़ा -28 और बीटा -8 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सेकेंड अल्फ़ा बीटा में इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास क्या रिलेशन है कि ये जो पॉइंट P है, ये जो P पॉइंट है अल्फ़ा बीटा, ये इस पैराबोला के कॉर्ड पर लाई कर रहा है, ठीक है। और वो कॉर्ड का मिड पॉइंट ये है। तो अगर हमने कॉर्ड का इक्वेशन लिख लिया, उसमें जाके अल्फ़ा बीटा डाल दिया, तो अल्फ़ा बीटा में दूसरा रिलेशन मिल जाएगा और फिर वहाँ से हम अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर अल्फ़ा -28 बीटा -8 का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहला इक्वेशन तो मिल गया। दूसरा पैराबोला क्या गिवन है, x² = 8y। अब इसका मिड पॉइंट क्या है, अगर हम किसी भी कोनिक पे, कोई भी कोनिक हो, चाहे एलिप्स हो, पैराबोला हो, सर्कल हो, हाइपरबोला हो, किसी भी कोनिक के कॉर्ड का इक्वेशन निकालना है हुज मिड पॉइंट इज x1 y1, तो ये कॉर्ड का इक्वेशन होता है t = s1। t का मतलब क्या होता है बता दे रहा हूँ। पैराबोला क्या हमारे पास, ये देख लो, पैराबोला है हमारे पास x² = 8y, ये है ना। तो x² - 8y = 0। बेटा S1 का मतलब इस मान लेते हैं इसको s, x² - 8y। तो बच्चे S1 का मतलब होता है कि x की जगह x1 डाल दो और y की जगह y1 डाल दो, ये S1 का वैल्यू है, ठीक है। अब t का वैल्यू क्या है बता दे रहा हूँ। t का वैल्यू जैसे हमारे पास ये है x² - 8y, t का वैल्यू क्या है, x को किससे रिप्लेस कर दो, x1 से, सॉरी x² को। अगर y² है तो y को रिप्लेस कर दो y1 से, और अगर x प्रेजेंट है तो x को रिप्लेस कर दो x + x1/2 से, और y प्रेजेंट है तो y को रिप्लेस कर दो y + y1/2 से, ठीक है। तो हमें t का वैल्यू आ जाएगा। अब देखो, ठीक है, अब यहाँ तुम देखो t पैराबोला में देखो, x² को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, x1 से, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएं, x² - 8y = 0। इस एक्सप्रेशन पे काम करना है। y की जगह क्या डाल दिया, y + y1/2, और S1 में क्या डाल दिया हमने, x की जगह डाल दिया x1², y की जगह y1 डाल दिया, इसमें जाके क्या डाल दिया x1 y1। तो ये हमें क्या मिल गया, ये पैराबोला पे कॉर्ड मिल गया जिसका मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है x1 y1, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो मिड पॉइंट है 1,5,4। तो ये एक्चुअल में 1 जो है ये x1 है और 5/4 जो है ये y1 है। तो इसमें हमने डाल दिया, x1 की जगह 1 डाल दिया, y1 की जगह 5/4 डाल दिया, सॉल्व किया तो ये हमारा कॉर्ड मिल गया पैराबोला पे जिसका मिड पॉइंट 1,5/4 है, ठीक है। अब बच्चे ये जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड पे भी P पॉइंट लाई कर रहा है, मतलब अल्फ़ा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, करा दिया, तो ये आ गया हमारे पास। अब बताओ, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में ही निकाल रखा है, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट इक्वेशन निकाल रखा है। तो अल्फ़ा बीटा में 2 इक्वेशन आ गए, यहाँ से अल्फ़ा बीटा निकाल लो, फिर अल्फ़ा -28 बीटा -8 का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ x⁴ इन दिस एक्सपेंशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁻⁻9 इन दिस एक्सपेंशन आर इक्वल, देन अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। बच्चे ये भी तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसका r+1 टर्म निकालो, ठीक है, वहाँ से क्या करो, x⁻9 का कोफिशिएंट निकालो, इसका जनरल टर्म निकालो, फिर वहाँ से क्या करो, x⁻⁻9 का कोफिशिएंट निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो, अल्फ़ा बीटा में रिलेशन आ जाएगा क्या, अल्फ़ा बीटा = -1। हमसे क्या पूछ रहा है, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लो, m and n be the coefficient of 7th and 13th term respectively in this expansion। n/m पे पावर 1/3 का वैल्यू पूछ रहा है। बच्चे अब ये भी क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक्सपेंशन गिवन है, m क्या है हमारा, 7th टर्म का कोफिशिएंट है, और n क्या हमारा 13th टर्म का कोफिशिएंट है। तो अगर तुम्हें एक्सपेंशन में किसी पर्टिकुलर टर्म का कोफिशिएंट लिखना नहीं आता है तो ये वीडियो लेक्चर तो बेकार है, देखने का मतलब ही नहीं है। जनरल टर्म निकाल लेना इसका,
इसका जनरल टर्म निकाल लो, वहाँ से क्या करो, 7th टर्म का कोफिशिएंट निकालो, m के इक्वल कर दो, फिर 13th टर्म का कोफिशिएंट निकालो, उसको n के इक्वल कर दो, फिर तुम क्या करो, n/m का रेशियो ले लो, उस पर 1/3 पावर ले लो, आंसर आ जाएगा। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये कंसेप्चुअल। ये बाकी जो क्वेश्चन है तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये तो एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है। बोर्ड में थोड़ा सा ये एक्सपेंशन क्या कर देगा, आसान कर देगा। इसमें थोड़ा 1/3 2/3 पावर दे रखा है, थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे इंडेक्स दे दिया है, और है तो बस जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो तो बिल्कुल बोर्ड लेवल का फॉर्मेट है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास बेटा ये एक्सपेंशन गिवन है, ये एक्सपेंशन मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये है 1 + 3/x प्लस ये है 3/x² प्लस 1/x³ और उस पे पावर 5, जहाँ पे x 0 के इक्वल नहीं है। ये हमारा एक्सपेंशन, ठीक है। इस एक्सपेंशन में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x³ एंड x⁻13, x³ के कोफिशिएंट और x⁻13 के कोफिशिएंट्स का सम चाहिए इस एक्सपेंशन में। बेटा ये एक्सपेंशन है ना, 3 एक्सपेंशन का प्रोडक्ट है, इसीलिए टफ हो गया। टफ का मतलब कंसेप्चुअल हो गया, ठीक है। सबसे पहले देखो ध्यान में क्या किया मैंने, पूरा एक्सपेंशन लिख दिया, ये एक्सपेंशन गिवन एक्सपेंशन है। अब मैंने क्या किया कि बच्चे ये जो दिख रहा है ना, ये साफ साफ दिख रहा है 1 + x का होल क्यूब है, तो इसकी जगह 1 + x का होल क्यूब कर दिया, पावर 5 हो गया, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 15। फिर यहाँ अंदर में एलसीएम लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x + 1 या 1 + x पे पावर 15 अपॉन x पे पावर 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 1 - x² को मैंने लिखा 1 + x 1 - x। अब देखो 1 + x और ये 1 + x क्या हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर, और यहाँ 1 + x पे पावर 15 है, तो नेट 1 + x पे पावर क्या हो जाएगा 17, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ये 1 - x। अब हमने क्या किया, 1 को मल्टीप्लाई किया इससे, माइनस x को मल्टीप्लाई किया पूरे से, तो ये आ गया। तो ये हमने अभी तक क्या किया है, जो हमारा गिवन एक्सपेंशन था उसको सिंप्लीफाई किया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि x⁻3 के कोफिशिएंट और x⁻13 के कोफिशिएंट का सम चाहिए। बेटा एक बात देखो, हमारे पास डिनोमिनेटर पे x⁻15 है, ठीक है, तो x⁻3 का कोफिशिएंट कब मिलेगा, जब न्यूमरेटर से हम x⁻18 निकालें, उसका कोफिशिएंट निकालें, तभी तो ये डिवाइड होगा x⁻15 से, तभी तो x⁻3 का कोफिशिएंट मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब कि न्यूमरेटर से हमें x⁻18 का कोफिशिएंट निकालना है, तो यहाँ से तो हमें x⁻18 का कोफिशिएंट मिलेगा ही नहीं, बिकॉज इस एक्सपेंशन में जो x का हाईएस्ट पावर होगा वो तो 17 होगा। हाँ इससे मिल जाएगा, इससे क्या मिलेगा, ये इससे तुम निकालो, इस ब्रैकेट से निकाल लो x⁻17 का कोफिशिएंट, तो x मल्टीप्लाई होगा तो x⁻18 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो 0 मिला, माइनस, ये माइनस लिख दिया। अब यहाँ से x, इससे देखो, इससे हमें क्या निकालना है x⁻17 का कोफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा 17c17, यही होगा ना। इस एक्सपेंशन में अगर मैं बोलूँ कि x⁻2 का कोफिशिएंट क्या होगा 17c2, 3 का क्या होगा 17c3, तो x⁻17 का क्या होगा 17c17, तो 17c17 क्या होगा -1, सॉरी 1 प्लस का 1, तो यहाँ पे 1 डाल दिया, बीच में माइनस है तो डाल दिया। कहने का मतलब x⁻3 का कोफिशिएंट क्या मिला -1। अब हमें क्या चाहिए, x⁻13 का कोफिशिएंट चाहिए। तो बच्चे x⁻13 का कोफिशिएंट निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए होगा, x⁻, किसका कोफिशिएंट चाहिए 2 का कोफिशिएंट चाहिए, तभी तो x⁻2 अपॉन x⁻15, तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1 अपॉन x⁻13, ऊपर जाके क्या हो जाएगा x⁻13। तो इसका मतलब न्यूमरेटर से हमें x⁻2 का कोफिशिएंट चाहिए, तो यहाँ से x⁻2 का कोफिशिएंट निकालेंगे, क्या होगा 17c2 माइनस
यहाँ से x पे पावर 2 का कोफिशिएंट का मतलब, इस पूरे में से x पे पावर 2 के कोफिशिएंट का मतलब कि इसके अंदर से x पे पावर 1 का कोफिशिएंट निकालना है, बिकॉज ये x मल्टीप्लाई भी होगा। तो x पे पावर 1 का कोफिशिएंट क्या होगा 17c1। इसको सॉल्व कर लो तो आ गया 119। हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, मतलब 119 और -1 को ऐड करो तो 118 आंसर। ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है बेटा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। ये जो डेटा है ना इनकम्प्लीट है, ये जो क्वेश्चन है ये इनकम्प्लीट है, ये ग्रेस मार्क्स इसमें मिला हुआ है, ठीक है 2024 में। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लो, इफ द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन दिस एक्सपेंशन इज √6:1, देन द थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग इज। सबसे पहली बात क्या बोल रहा है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। इस एक्सपेंशन का, ये हमारे पास एक्सपेंशन है, क्या है 2 पे पावर 1/4 प्लस 3 पे पावर -1/4 पे पावर a, ठीक है। इस एक्सपेंशन के फिफ्थ टर्म निकालना है बिगनिंग से। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग क्या होगा, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, बिगनिंग से फिफ्थ टर्म क्या होगा, यहाँ पे पावर a है, ac। जैसे अगर तुम एक्सपैंड करते हो ना x प्लस वाई पे पावर n, ये बोर्ड की बात बता रहा हूँ, ये होता है ना nc0 x पे पावर n y पे पावर 0, nc1 x पे पावर n -1 y पे पावर 1 प्लस एंड सो ऑन। ये सेकेंड टर्म है तो ये एक कम है ना, तो फिफ्थ टर्म निकालना है तो क्या करोगे, एक कम करोगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ये। और फिर यहाँ पे क्या होगा 2 पे पावर 1/4, इस पे पावर a-4 और 3 पे पावर -1/4 और इस पे पावर क्या हो जाएगा 4। ये आ गया फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। अब क्या बोला है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो बेटा अगर फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड चाहिए, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से फिफ्थ टर्म चाहिए, तो टोटल कितने टर्म्स होंगे a+1 -5 + 1, ये फॉर्मूला होता है। अगर किसी में इस एक्सपेंशन है ना x प्लस वाई पे पावर n, अगर इसमें हमें rth टर्म चाहिए फ्रॉम द एंड, rth टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से rth टर्म चाहिए, तो क्या होता है, टोटल टर्म कितने n+1, उसमें r सब्ट्रैक्ट करो 1 ऐड कर दो, ये टर्म हो जाएगा एंड से। तो फिफ्थ टर्म का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा -5 + 2, a-3th टर्म निकाल लो बिगनिंग से, ठीक है। इन दोनों के क्या है बोल रहा है, रेशियो ले लो, रेशियो से √6:1 है, फिर थर्ड टर्म निकाल लो बिगनिंग से। अगर तुम रेशियो लोगे तो a का वैल्यू आ जाएगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा तो फिर इसका मतलब हमें कंप्लीट एक्सपेंशन मिल गया। फिर थर्ड टर्म बताना है बिगनिंग से, सिर्फ कैलकुलेशन है। देख लो यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है बच्चों, चलो फिर ओके, थैंक यू वेरी मच।